नमस्ते टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह सीडीपी में आने वाले 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इस 30 क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो कि बाल विकास में सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमारा है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ये सामाजिक अधिगम कहाँ से आरंभ होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 में है अलगाव से, दूसरा है भीड़ से, तीसरा संपर्क से और चौथा है दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा संपर्क से। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे तो वह किस बीमारी से पीड़ित है, यानी कौन से रोग से पीड़ित है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है फादलेरिया, दूसरा डिसलेक्सिया, तीसरा टाइफाइड और चौथा मलेरिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डिसलेक्सिया होगा। हम फिर बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वह तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा सीखना अस्थाई होता है? कौन सा सीखना अस्थाई होता है? इसका पहला ऑप्शन है रटकर, दूसरा है सुनकर और तीसरा है देखकर और चौथा है समझकर। इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा, रटना तो है ही नहीं, रटना गलत हो जाएगा। सिर्फ सुनने से फायदा नहीं होगा, सिर्फ देखने से फायदा नहीं होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट यानी सही उत्तर होगा, कौन सा सीखना अस्थाई होता है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा समझकर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, वाइगत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगत्स्की किस महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? इसका पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा नैतिक, तीसरा शारीरिक और चौथा अनुवांशिक। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर वाइगोत्स्की ज्यादा फोकस किए हैं। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? इसका पहला ऑप्शन है बैठने की उचित व्यवस्था, दूसरा है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता और चौथा है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, चौथा है विषय वस्तु में प्रवीणता। इसका पांचवा का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वह 4 होगा, यानी कि विषय वस्तु में प्रवीणता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो छठा प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है अनुभाविक, दूसरा भावात्मक, तीसरा है आध्यात्मिक और चौथा है व्यावसायिक। इसका जो सही उत्तर होगा अनुभाविक, यानी हम अनुभव से करके बहुत कुछ सीखते हैं, यानी अनुभव द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भावना से, अध्यात्म से, व्यवसाय द्वारा हम बहुत कुछ सीख नहीं पाते हैं, लेकिन इस प्रकार से भावात्मक नहीं होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा, व्यावसायिक नहीं होगा, लेकिन अनुभव द्वारा यानी कि करके सीखना, अनुभव द्वारा हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा 6 का 1 अनुभाविक। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां हमारा जो प्रश्न है वह है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसका यह कथन है किसका? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। पहला ऑप्शन है क्रो, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पियाजे, ये भी नहीं होगा और तीसरा ऑप्शन है स्किनर का ही ये सिद्धांत है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा स्किनर होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां जो प्रश्न है, व्यवहारवादी विचारक हैं, निम्नलिखित में से व्यवहारिक विचारक हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वाटसन, यही सही है, वाटसन व्यवहारिक विचारक हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा नौवां प्रश्न है गेस्टाल्ट का अर्थ है। गेस्टाल्ट का अर्थ है, पहला ऑप्शन है संज्ञान, ये नहीं होगा। दूसरा अनुबंध नहीं होगा। तीसरा निराकार, ये भी नहीं होगा। और चौथा हमारा ऑप्शन है पूर्णाकार। इस प्रकार से गेस्टाल्ट का अर्थ जो होगा वह होगा पूर्णाकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। हमारा 10वां प्रश्न इस प्रकार है, सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। सुल्तान नामक चिंपांजी पर कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने परीक्षण किया था? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कोहलर। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न में है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? गेस्टाल्ट थ्योरी किसने दिया था? वे गेस्टाल्ट थ्योरी देने वाले हमारे थे क्रो व क्रो। इस प्रकार से गेस्टाल्ट थ्योरी यानी कि समग्रता के सिद्धांत देने वाले क्रो व क्रो थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं। सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं। फ्राइड नहीं होगा, स्किनर भी नहीं होगा, एडलर भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो थॉर्नडाइक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया है। अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया है। पहला ऑप्शन है डेलार्स कमीशन, यही इसका सही जवाब होगा। डेलार्स कमीशन ने अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न कहता है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास। इस प्रकार से 14वां का जो उत्तर होगा, 14वां का जो आंसर होगा वो होगा अभ्यास। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया? तत्परता का नियम किसने दिया? पहला ऑप्शन है स्किनर ने, दूसरा है थॉर्नडाइक ने दिया था तत्परता का नियम। एबिंगहास ये गलत हो जाएगा, पॉवलोव गलत हो जाएगा। इस प्रकार से तत्परता का नियम इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 में है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? किस नियम के द्वारा बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अभ्यास के नियम। यानी कि बार बार दोहराना यानी अभ्यास करना। इस प्रकार से अभ्यास का नियम सही है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 17 है, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है विटामिन दे करके? बिल्कुल नहीं। विदेशों में भेजकर? बिल्कुल नहीं। प्रोत्साहन देकर? ये बिल्कुल सही है। प्रोत्साहन देकर के ही अधिगम में वृद्धि किया जा सकता है और कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जो रोग होता है यह किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया मानसिक विकार से संबंधित? बिल्कुल नहीं। ये पठन विकार है, ये सही होगा। क्योंकि जिसको डिसलेक्सिया होता है उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, पठन विकार है। और व्यवहार संबंधी विकार ये तो होगा नहीं, गणितीय विकार ये भी होगा ही नहीं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 19 है, एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता, दूसरा है लिखने की अक्षमता,
तीसरा सीखने की अक्षमता और चौथा है सुनने की अक्षमता। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा होगा एलेक्सिया, सीखने की अक्षमता। एलेक्सिया होता है सीखने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता नहीं होगा, लिखने की अक्षमता नहीं होगा, सुनने की अक्षमता नहीं होगा। इस प्रकार से एलेक्सिया जो होता है सीखने की अक्षमता एलेक्सिया कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, कौन से नियम को शिक्षक को नहीं अपनाना है, यानी कि इसका जो ऑप्शन पहला है आंशिक क्रिया का नियम, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा तत्परता का नियम बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा अभ्यास का नियम बिल्कुल नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है क्या? प्रलोभन का नियम। स्वाभाविक है, शिक्षक प्रलोभन दे करके ही क्यों सिखाएंगे? बहुत सारा नियम है, बहुत सारा मेथड है, उसके माध्यम से शिक्षक सिखाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये नकारात्मक हो जाएगा प्रलोभन का नियम, यानी कि प्रलोभन का नियम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 है, आदतें ज्ञान और अभिवृद्धियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। यह कथन किसका है? वह है, कहने का मतलब आदतें ज्ञान और अभिवृद्धियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, ये किनका कथन था? पहला ऑप्शन है किंग्सले, ये किंग्सले नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो है गेट्स, ये गेट्स भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है क्रो होगा। और चौथा ऑप्शन है क्रोन ब्रेक, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वह होगा तीसरा, यानी क्रो। आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, ये कथन किसका था? ये किसने कहा था? ये कहा था क्रो ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22, प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं। पहला जो ऑप्शन है संकेत अधिगम, ये भी होगा। दूसरा श्रृंखला अधिगम, ये भी होगा। तीसरा उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, ये भी होगा। और इसका मतलब ये है कि चौथा ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि ये सारे के सारे सही हैं। संकेत अधिगम भी होगा, श्रृंखला अधिगम भी होगा, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम भी होगा, और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा वह उपर्युक्त सभी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह पावलोव होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है पारंपरिक अनुकूलन, दूसरा है मनोविज्ञान, तीसरा है वातावरण और चौथा है मनोदैहिक। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पारंपरिक अनुकूलन। 24 का सही आंसर होगा पारंपरिक अनुकूलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं, ये नकारात्मक प्रश्न यानी नहीं लगा हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है अभिवृत्ति, दूसरा है संकल्पना, तीसरा ज्ञान और चौथा है परिपक्वता। तो इसमें से नहीं, यानी सीखने की प्रक्रिया का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो परिपक्वता का सीखने से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन यानी आंसर होगा वह 4 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, पहला ऑप्शन है सोच में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा है ज्ञान का सर्जन और चौथा अनुभव प्राप्त करना। इस प्रकार से इसका आंसर होगा वह है व्यवहार में परिवर्तन। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, ये होगा व्यवहार में परिवर्तन, यही होगा सही आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, पहला ऑप्शन है बचपन तक, दूसरा है किशोरावस्था तक, तीसरा है प्रौढ़ावस्था तक और चौथा है जीवन पर्यंत। तो अधिगम जो है वह जीवन पर्यंत चलता है। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा वह होगा 4, यानी कि जीवन पर्यंत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है प्यास, दूसरा है प्रतिष्ठा, तीसरा है सुरक्षा और चौथा है भूख। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन होगा वो होगा प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रॉबर्ट गेने ने कितनी परिस्थितियां बताई है? रॉबर्ट गेने ने कितनी परिस्थितियां बताई हैं? तो इसका ऑप्शन पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 6। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 8, यानी कि 8 परिस्थितियां बताई हैं। रॉबर्ट गेने ने 8 परिस्थितियां बताई हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता हैं, इनमें से निम्नलिखित में से कौन है जो गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता हैं? तो इसका जो आंसर होगा वह है बर्दाइमर। बर्दाइमर ने गेस्टाल्टवाद के गेस्टाल्टवाद को जन्म दिया था, यानी कि इसके सिद्धांत के प्रतिपादक, गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक बर्दाइमर हैं, इसलिए इसका आंसर बर्दाइमर होगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न काफी लाभान्वित साबित होगा और निश्चित ही आपको ये सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।